अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 है, मुश्किल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अगर आप में से जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया, मैं मान जाऊंगी आपको ये टॉपिक समझ में आ गए, अदरवाइज उसमें चक्कर खा खा के गिरेंगे कई लोग, देखना भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आ चाइल्ड एक्वायर्स द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन्स फ्रॉम, यानी प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ कहां से मिलेगा? जहां पे पैदा हुए हो। परिवार भैया, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर है ना। 24 जनवरी का ही पेपर 1 है। तो पेरेंट्स, परिवार का हिस्सा हो गया ना पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से मिलेगा ना सबसे पहले सोशलाइजेशन का, कि भाई आप नमस्ते करेंगे कोई घर आएगा तो, या आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, या फिर आप जो भी बाकी अलग अलग गुड मॉर्निंग विश करेंगे, या फिर जो भी आप बेसिकली भाषा या तौर तरीके सब हम सबसे पहले कहां सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं। ठीक, तो मीडिया, स्कूल, न्यूज़पेपर सब सेकेंडरी हो गए। माता पिता या परिवार लिखा होता तो बात एक ही हो जाती। सबसे आसान क्वेश्चन है इस तरह का, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा सा लेंदी है। 10 जनवरी को पेपर 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द ऑप्शनल चॉइस ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज इज ग्राउंडेड इन, यानी वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जो है, ये किस पर आधारित है? देखिए, जब भी बात प्रथा की होगी कि चली आ रही है कोई चीज, और चाहे वो गलत हो सकती है, अगर चली आ रही है और गलत है, इसका मतलब स्टीरियोटाइपिंग हो रही है वहां भर भर के। ठीक है ना, फटाफट से बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें, लड़कियों के लिए होम साइंस पढ़ाना चाहिए और लड़कों के लिए फिजिकल एजुकेशन, ये फिक्स हो जाना चाहिए। ऑप्शन मत दो किसी को भी, चॉइस का मामला रखो ही मत। ये क्या है? इससे स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा मिलेगा, या ये जो थॉट है ये ग्राउंडेड है कहां पे? स्टीरियोटाइपिंग में। ये रूढ़िबद्धता से आता है, रूढ़िबद्धता पर आधारित है ये थॉट। अदरवाइज कई लड़के हो सकते हैं जिनको होम साइंस में इंटरेस्ट हो, कई लड़कियां हो सकती हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं। ज्यादातर लोगों को किसमें इंटरेस्ट है उसके आधार पे हम सबको नहीं कह देंगे। इंक्लूसिव अप्रोच, इसमें कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। इक्वालिटी तो कहीं से नहीं है। डिस्कवरी अप्रोच कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग है भर भर के, या बायसनेस है। स्टीरियोटाइपिंग की जगह कई जगह पे आपको बायसनेस भी मिल जाएगा। बात लगभग बराबर ही है, क्योंकि जहां पे बायसनेस हो रही है, स्टीरियोटाइपिंग में बायसनेस हमेशा होगी। यानी स्टीरियोटाइप करने का ही मतलब है कि आप किसी एक के साथ भेदभाव जरूर कर रहे होंगे, और भेदभाव होगा तो इवेंचुअली स्टीरियोटाइपिंग भी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं या नहीं? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। दीपक कुमार, ये मैं कल कमेंट पढ़ रही थी, एक दो लोगों का और कमेंट था ये। आपके पास चॉइस होती है फोन में ना, सेटिंग्स में जाकर के हायर सेटिंग चूज करने की, 1080p पे एचडी क्वालिटी में, यहां से बढ़िया तरीके से मस्त 300 जीबीपीएस बढ़िया इंटरनेट चल रहा है। जीबीपीएस नहीं होगा, एमबीपीएस ही होगा। इंडिया में जीबीपीएस का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अभी है नहीं। ठीक, तो ज्यादा लंबा फेंक दिया क्या? खैर देखिएगा, वो फ्लो में निकल जाता है, फेंकती नहीं हूं मैं कभी। देखिएगा, आई गॉट 120 और पेपर 2 में 100, पेपर 1 में 120। बहुत बढ़िया विशाल पांडे, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। तो समझिए यहाँ पे कि क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, आपने फोन में सेटिंग गलत की हुई है, आपकी इंटरनेट की स्पीड में दिक्कत हो सकती है। यहां से एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है चीज। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग यंग जनरेशन अबाउट सोशल प्रोसेसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शंस इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी को रोजमर्रा के अंतः क्रिया के द्वारा, मिलजुल करके, बातचीत के द्वारा या साथ रह करके हम समाज की प्रक्रियाएं सिखा रहे हैं, उसको सोशलाइजेशन कहेंगे, या सोशेबिलिटी कहेंगे, कल्चरिंग कहेंगे, या डिलेड इमिटेशन कहेंगे। ये हमें हटा देती हूँ, ये दोनों ऑप्शन। कल्चरिंग इसको नहीं कहते हैं। बेसिकली कल्चर इसमें अपने आप आ जाएगा, किस जगह पे सोशलाइजेशन हो रहा है उससे रिलेटेड हो जाएगा कल्चर। ठीक, अगर हम बात करें डिलेड इमिटेशन की, डिलेड इमिटेशन होता है बच्चे ने आज देखा आपको शेविंग करते हुए या मेकअप करते हुए, और 3 दिन बाद खुद से वो चीज इमिटेट की डिले करके। डेफर्ड इमिटेशन जिसको प्याजे की भाषा में कह देते हैं, ये होता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में। ठीक है ना, क्लियर है? एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे नेहा, ये सीटेट जुलाई 2023 वाली जो है आपकी 9 बजे की क्लास का, डोंट वरी। ठीक, सोशलाइजेशन है या सोशेबिलिटी है? मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग फंसेंगे इस क्वेश्चन में। बहुत लेट बोल दिया है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाएंगे आपके लिए हम। कितना अच्छा काम किया है। क्या मतलब हटा दिया था? ज्यादातर लोग सी दे रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, इतनी जल्दी क्या होती है पोल हटाने की। देखिए, तो सोशेबिलिटी होगा उत्तर, या फिर सोशलाइजेशन होगा, सामाजिकरण होगा, या सृजनता होगा। चलिए हिंदी में हटा देते हैं, हिंदी में इसकी हिंदी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। सोशेबिलिटी का मतलब है वो व्यक्ति जो मिलना घुलना मिलना पसंद करता हो, सोशेबल हो, है ना। लेकिन सोशेबल होने का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सोशेबल नहीं है, बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, तो क्या उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ? हुआ होगा, हो सकता है उसको उतना ही पसंद हो। तो यहां पे बात क्या चल रही थी? छोटे बच्चों को या नई जनरेशन को सामाजिक प्रक्रियाओं को सिखाना एवरीडे इंटरेक्शन के द्वारा, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है। पहले सामाजिकरण की प्रक्रिया तो हो जाए, फिर बाद में बच्चा चूज कर लेगा वो कितना सोशेबल होना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, कि अकेले बैठ के पढ़ना चाहता है।
वो उसकी मर्जी हुई। तो ये तो बाद की बात हो गई। सोशेबिलिटी एक क्वालिटी हो गई अपने आप में कि आपको मिलना जुलना पसंद है या नहीं। सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो आप समाज में रहकर के सीखते हैं यंग उम्र से ही, यानी छोटी उम्र से ही। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, थोड़ा सा लेंदी है बट आप जवाब दे पाएंगे, इसमें जगह नहीं थी लिखने की तो मैंने नहीं मेंशन किया है, ये भी किसी शिफ्ट का ही है ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर बायसनेस। जेंडर स्टीरियोटाइप लिखा हो, बायसनेस लिखा हो, समझ जाइए लिंग भेदभाव को हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, या किस तरीके से हम लिंग भेदभाव को या रूढ़िबद्धताओं को कम कर सकते हैं। 2-3 ही तरीके हैं। डिस्कशन कराइए, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करिए, नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में पुट करिए लड़के और लड़कियों को। नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स क्या होते हैं भाई? लड़कों को आप खाना बनाते हुए दिखा सकते हैं, लड़कियों को आप फुटबॉल खेलते हुए दिखा सकते हैं। ये नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल हो गए। अब ये मत कह दीजिएगा कि ये तो बायसनेस हो गई। ये बायसनेस नहीं है, क्योंकि कोई चीज चली आ रही है उसको चैलेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा कि ये भी पॉसिबल है। हमारे दिमाग में या किताबों में हम हमेशा यही ना देखें कि 4 महिलाएं मिलकर के एक काम करती हैं 8 दिन में, और एक पुरुष जितना काम करता है 2 दिन में उतना ही काम 4 महिलाएं मिलकर 8 दिन में करती हैं। क्या दिखा रहे हैं हम दिखा रहे हैं जेंडर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। तो उसको चैलेंज करने के लिए कुछ दिन ऑपोजिट दिखाना पड़ सकता है। ठीक, बताइए। द टीचर शुड इग्नोर करेंगे तो भैया कोई सॉल्यूशन निकलने नहीं वाला। द टीचर शुड असाइन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑल चिल्ड्रन इन वेरियस एक्टिविटीज विच टेक प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। यानी सभी बच्चों को बराबर की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। चलो ठीक है, बुरा तो नहीं है, एटलीस्ट फिर भी देखते हैं इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। सी ऑप्शन है द टीचर शुड गिव फिजिकल टास्क सच एज अरेंजिंग द डेस्क टू बॉयज एंड सॉफ्ट टास्क। यही है जिसको बोन ऑफ कंटेंशन या राड की जड़ बोलते हैं भाषा में, हिंदी बिल्कुल शुद्ध, कि भैया इस तरह की ही चीजों से स्टीरियोटाइपिंग जो है प्रमोट होती है कि लड़कों को कोई काम दे दो, जो कुछ उठाना है तो लड़कों को दे दो, है ना, कोई सॉफ्ट काम है रंगोली बनाने का तो लड़कियों को दे दो। इससे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर बढ़ता है। आप दोनों लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। द टीचर शुड नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गर्ल्स। यानी लड़कियों से तो एक्सपेक्टेशन रखो ही मत यार, इनको तो शादी करके अगले घर जाना है। ये जो व्यवहार है इससे ही स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर प्रमोट होता है ना। तो आंसर क्या हुआ? टीचर को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी चाहिए। भाई ग्रुप में कई सारे लोग होंगे ना, लड़के लड़कियां मिलकर के कर लेंगे काम, या इक्वली हम काम दे दें। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके बाद चक्कर लाने वाला क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा फटाफट से। क्या कहता है 20 क्वेश्चन नंबर? 13 जनवरी को आया है ये पेपर 2 में। अभी 2023 की बात चल रही है, सीटेट के एग्जाम की। जेंडर इज अ डैश, और ये जमानों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 2018, 16, 15, 19 सब जगह आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट वाइल सेक्स इज अ डैश कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि इसमें 2 फिलिंदा ब्लैंक लग गए हैं, कई लोगों को ये उत्तर आता होगा, वो फिर भी आंसर में गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको ना जोड़ के पढ़ लिया करो। अगर आपका खुद का मन करे इसमें लिखने का तो क्या लिखोगे? जेंडर क्या है? अभी तो डिस्कस किया था हमने, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। ठीक, और अगर हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी हमारी बायोलॉजी से या जेनेटिक्स से निर्धारित होगा, बायोलॉजिकल है। यानी जेंडर एक, या हिंदी में लिंग लिखा हो सकता है, आजकल तो इन्होंने जेंडर को जेंडर ही लिखना शुरू कर दिया है, तो इंग्लिश में इसको जरूर चेक कर लेना है। फिर भी जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है ना, ऐसे फिल करके हम देख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। जबकि लिंग क्या है? एक जैविक संप्रत्यय है या जैविक अवधारणा है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? अब आप आंसर मैच कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इसमें फंसते हैं कई लोग, सही उत्तर आने के बावजूद गलत कर देते हैं। ज्यादातर लोग सही उत्तर दे रहे हैं पोल में, बहुत बढ़िया। जेंडर बायोलॉजिकल नहीं हो सकता, जेंडर सोशल होता है, बिल्कुल सही, और सेक्स बायोलॉजिकल होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब बी इज दी राइट आंसर। ये बायोलॉजिकल जेंडर नहीं हो सकता, फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता जेंडर, है ना। और यहाँ पे बायोलॉजिकल और सोशल की ही बात होती है जनरली, शारीरिक की बात नहीं होती है सच। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही था ना आपका? नहीं, बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं इसमें कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। अगर आप ये सही उत्तर दे पा रहे हैं, मैं मानती हूं कि आपने कुछ ज्यादा ही अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया, अदरवाइज अभी थोड़ी और गुंजाइश है कि आप मुश्किल क्वेश्चन में फंस सकते हैं, है ना। यही जितने भी टाइप्स हैं यही हैं इस टॉपिक से जो आते हैं। अगर हम बात करें 10 जनवरी को पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में 2:30 बजे वाली। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, चिल्ड्रन लर्न देयर सोसाइटल रोल थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ, यानी बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। पूछेगा फटाफट से, मतलब पूछेगा नहीं,
पोल में जवाब दीजिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन, ये हुआ पहला ऑप्शन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये हुआ दूसरा ऑप्शन। अडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन, अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन। बताइएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट। मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करूंगी, खुद से कोशिश करिए एक बार, इतने में 2 बूंद जिंदगी की। आज कोई हंसी मजाक नहीं हो पा रहा है, सीरियस टॉपिक है ये जेंडर, इसलिए हंसी मजाक करना भूल जा रहे हैं और आप लाइक शेयर करना भूल जा रहे हैं। 55% लोग ए उत्तर दे रहे हैं कि सोचना ही नहीं है कुछ, ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो हाथ चला गया ए पे तो ए हो गया सही उत्तर है। बताइएगा एक बार फटाफट से बताइए, कंफ्यूज करूं आपको? कितने? 55% लोग ना, 54%, मतलब मोर देन 50% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपको क्या है, ये टॉपिक समझ में आ गया काफी हद तक। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें एसिमिलेशन नहीं होता, सामाजिकरण में भी कुछ चीजें तो आप अपने दिमाग में समाहित करते ही है ना, ऐड करते ही है ना, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। समावेशन तो होता ही है। मैंने जैसा आपको हर रोज मैं एक बार ये बात जरूर कहूंगी कि पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। बेस्ट क्या है ना, दुनिया के सारे लोग बढ़िया हैं, शादी के लिए जाते हैं, आप अपने लिए बेस्ट चूज करते हैं, ऐसे ही इस क्वेश्चन को अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें एसिमिलेशन की, तो ऐड तो इसमें भी होता है, सामाजिकरण में भी कुछ हद तक एकोमोडेशन भी होता है, बट ये स्कीमा अपडेशन की प्रोसेस है पियाजे के अनुसार, वहां पे इसका रोल ज्यादा है ना। यहां अगर सही उत्तर नहीं होता तो ये भी हम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन, अडेप्टेशन लगभग हर चीज को सीखने में अडेप्टेशन की प्रक्रिया शामिल होती है ना, तो देखेंगे तो गलत कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक। अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन, अब अकल्चरेशन एक चीज है, दूसरा होता है एनकल्चरेशन। ठीक है। एनकल्चरेशन को हम बोलते हैं सामाजिकरण या संस्कृतिकरण, कल्चर से बना है ये शब्द, संस्कृतिकरण। ठीक। और वहीं अकल्चरेशन को हम बोलते हैं परासंस्कृतिकरण, परासंस्कृतिकरण या कुछ तो दोबारा पुनः संस्कृतिकरण, समथिंग लाइक दैट हिंदी में। तो अगर हम बात करें उत्संस्करण भी कह रहे हैं ये आपके ट्रांसलेशन में। तो अगर हम बात करें अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन, अडेप्टेशन एंड अकल्चरेशन, इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन है, इसलिए हमने इसको हटा दिया, नहीं तो तीनों में से चारों में से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल गलत था। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगी दोनों में डिफरेंस क्या है। सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन यानी समाजीकरण व उत्संस्करण, बच्चे समाज में अपनी भूमिकाएं जो हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लोगों से इंटरेक्ट करके वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीखते हैं। ठीक है ना। ये हुआ समाजीकरण की प्रक्रिया। अकल्चरेशन क्या है, हम नए नए कल्चर से भी नई नई चीजें सीखते हैं। हमारा तो ये कल्चर नहीं है कि हम ये शर्ट्स पहने, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो व्हाटएवर, ये तो इंडियन कल्चर नहीं था ना कि शर्ट पहने। लेकिन ये कहां से है, अकल्चरेशन से हुआ, जब डिफरेंट कल्चर से हम कुछ चीजें एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अकल्चरेशन, हम विभिन्न संस्कृतियों से कुछ चीजें अपने कल्चर को भूल नहीं जाते हैं, बट अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ चीजें वहां से भी ग्रहण कर लेते हैं, वो है अकल्चरेशन। जब आप पहली बार संस्कृतिकरण या अपना कल्चर सीख रहे होते हैं, वो है एनकल्चरेशन। ठीक है ना। एनकल्चरेशन और एकल्चरेशन दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां के नॉर्म्स और जो नई नई चीजें अलग अलग कल्चर से अडेप्ट कर रहे हैं, वो दोनों मिलाकर के आपकी जो सोशल रोल्स हैं वो बच्चे सीखते हैं समाज में। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये था, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस इसमें समाहित हैं सोशलाइजेशन एक सिंगल वर्ड में। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन वो होगा जो या तो बाकी तीनों गलत हो, या फिर बाकियों को अपने अंदर समाहित करता हो, या बाकियों से बेटर हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने 50% लोगों ने सही उत्तर दे दिया, मोर देन 50 ने, तो मैंने मान लिया कि आपको ये टॉपिक काफी हद तक आता है। जिनको नहीं आता वो समझ जाएंगे। एनकल्चरेशन मतलब जब आप अपना कल्चर सीख रहे हैं, अकल्चरेशन मतलब जो बाकी कल्चर से आप कुछ चीजें अडेप्ट करते हैं। सिंपल बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रवीण्स पेरेंट्स कॉन्शियसली एंगेज इन अ रेंज ऑफ नॉन टिपिकल हाउसहोल्ड चोर्स। तो अगर हम बात करें, यह है 13 जनवरी पेपर 1 का क्वेश्चन। पेपर 1 के हिसाब से आपको ये मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन अगेन सेम ही क्वेश्चन है। देखिए, तो लेवल सेम ही है बेसिकली। तो प्रवीण के माता पिता हैं, जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, मतलब नॉन टिपिकल हाउसहोल्ड चोर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। नॉन टिपिकल मतलब क्या, टिपिकल क्या है, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी टीवी देख रहे हैं, है ना, ये क्या है, टिपिकल हो गया। ये स्टीरियोटिपिकल भी है कुछ हद तक। लेकिन नॉन टिपिकल क्या हो गया, इसका ऑपोजिट कर दो तो वो नहीं है जो चला आ रहा है, उसका जस्ट ऑपोजिट है।
ऐसा नहीं है कि माता जी से जबरदस्ती खाना बनवाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। टिपिकल रोल में भी ऐसा हो सकता है, अपनी इच्छा से कोई कुछ कर रहा हो, बट यहां पे पॉइंट ये चल रहा है कि जो चीजें चली आ रही हैं उनके ऑपोजिट भी एक पिक्चर हो सकती है, ऐसा पेरेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, बच्चे बड़े होंगे, भाई होगा, वो कहेगा अरे ये काम मैं क्यों करूं, तुम लाओ भैया खाना गर्म करके, लड़के थोड़ी खाना बनाते हैं, मुझे क्या जरूरत खाना सीखने की, है ना। तो ये क्या हुआ, नॉन टिपिकल रोल्स जब हम प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, तो उससे ये होगा कि दोनों ही तरह के रोल्स, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मैसेज जाएगा बच्चे के दिमाग में और वो अंतर या भेदभाव नहीं करेगा कल जाकर के। नेक्स्ट जनरेशन में आपकी ये चीज एसिमिलेट नहीं हो रही है, भर नहीं रही है। सच एज फादर कुकिंग फूड, जो पिताजी हैं वो खाना बना रहे हैं, माताजी हैं वो रिपेयर कर रही हैं कुछ फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स को, घर में मिक्सी विक्सी ठीक कर रही हैं। इन सच अ कॉन्टेक्स्ट प्रवीण इज लाइकली टू, ऐसा बच्चा जो ये चीज देख रहा है कि मेरे पिताजी भी कभी कभी क्या बेसिकली डेली बेसिस पे कुछ कुछ काम घर में करा देते हैं या वॉट एवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब जैसी जरूरत होती है चाय बना देते हैं, मेरी माताजी कभी कुछ ठीक कर देती हैं, कुछ बाहर से सामान ले आती हैं। तो ये ऐसे जब उल्टे पुल्टे रोल्स कह लीजिए आप इनको आम भाषा में, नहीं तो नॉन स्टीरियोटिपिकल या नॉन टिपिकल रोल्स कह लीजिए, जब बच्चा ये देखेगा तो क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आ जाएगी बच्चे में। नहीं भैया, उसको तो मतलब ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं मेरे दोनों माता पिता काम करते हैं, दोनों माता पिता घुल मिल के काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, बाहर भी कमाने भी जाते हैं, छुट्टियों में भी जाते हैं, हम कोई भी काम कर देता है जैसी जरूरत होती है। तो स्टीरियोटिपिकल तो नहीं बनेगा ऐसा बच्चा। क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल क्वेश्चन तो कर सकता है। सपोर्ट करेगा जेंडर स्कीमा को। जेंडर स्कीमा क्या है, वही जो चला आ रहा है दिमाग में, जेंडर का कॉन्सेप्ट भर गया। एम्प्लॉय जेंडर लेबलिंग, लेबलिंग होता है तुम लड़की हो ये काम, तुम लड़के हो वो काम, ठप्पा तो लगाना ही नहीं होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ऐसा बच्चा कल को ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाओं को प्रश्न करेगा, पूछेगा ये क्यों हो रहा है भैया समाज में, है लड़की है तो घर पे रहेगी क्या मतलब, है ना, लड़की है तो चाय बनाएगी क्या मतलब। ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लड़की है तो चाय बना ही नहीं सकती, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है ना। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इस तरह के बच्चे जो दोनों तरह के उदाहरण देखते होंगे वो फ्लेक्सिबल बनेंगे, जेंडर स्टीरियोटिपिकल या जेंडर बायस नहीं बनेंगे। The following is an effective strategy in reducing children's stereotyping and gender role conformity। यानी हम बच्चों में चाह रहे हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता को कम करें, रिड्यूस करें। और रोल कंफॉर्मिटी क्या है, अच्छा मैं महिला हूं तो मैं तो लंबे बाल ही रखूंगी, है ना, मैं तो यही काम करूंगी, या ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो पुरुषों का काम होता है। ये हो गया कंफॉर्मिटी, कि हमने कंफॉर्म कर लिया, जो समाज ने हमें कहा अच्छा जी ठीक है बाबूजी आपका ही ये काम है ना। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करके, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 2019 का मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अदरवाइज बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि हम स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करें। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक है डिस्कशन, दूसरा है प्रेजेंटिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स, तीसरा है नॉन टिपिकल रोल्स में इन्वॉल्व करना बच्चे को। तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं डिस्कस करिए, बिल्कुल सही बात है। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी लड़कों का ग्रुप अलग लड़कियों का अलग, तो इससे तो बढ़ेगा भाई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रिड्यूस कहां होगा। जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, कि महिलाओं को सिर्फ ये काम करना है पुरुषों को ये, इससे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, ये और खतरनाक है, लड़कियों को अलग बिठाएंगे लड़कों को अलग बिठाएंगे, ज्यादातर स्कूल्स में होता है ये आज भी, लेकिन धीरे धीरे समाज परिवर्तित होगा, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में हम चेंज लाएंगे। और क्योंकि कई बार क्या होता है, समाज खुद तैयार नहीं होता इतने इवॉल्व थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो चीजें भी चेंज होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसेस, यानी लिंग संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना कि कोई स्टीरियोटाइप क्यों चला रहा है, कोई पूर्वाग्रह दिमाग में क्यों चला रहा है, उस पर चर्चा हो, ठीक है ना। ये 3 मुख्य तरीके हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टीरियोटाइप को अगर चैलेंज करना है आपको, है ना, या रिड्यूस करना है, अगर रिड्यूस करना है स्टीरियोटाइप को, रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, है ना, लिखा हुआ दिमाग में थोड़ा सा कहीं पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में, और ये मैं ऐड भी कर दूंगी पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 तरीके हैं यहाँ पे। एक क्या है, आपको सिंपल डिस्कशन करना है, क्या है, चर्चा करना सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन कई लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं होता, उनके पास तर्क नहीं होता, तर्क नहीं वो वितर्क करते हैं, है ना। तो चर्चा परिचर्चा बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना पक्ष रखें, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, और एक दूसरे की बात का सम्मान किया जाए, या जहां पे आप नहीं भी अग्री करते हैं, जिसकी बात में लॉजिक हो उस बात को माना जाए, ठीक है ना। फिर हो गया डिस्कशन, हो गया रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि ऑपोजिट हो, किस चीज के, स्टीरियोटिपिकल के वास्तविक उदाहरण, जैसे मैंने आपको कर्णम मलेश्वरी का उदाहरण दिया, आप सुनीता विलियम्स का उदाहरण दे सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट बनी, है ना। तो वास्तविक जीवन के उदाहरण आप यहां रख सकते हैं। फिर आती है तीसरी चीज जो कि है आपका नॉन टिपिकल रोल्स, या जेंडर चैलेंजिंग रोल्स भी कह सकते हो आप इनको, इसमें इन्वॉल्व करना, कि आप बच्चों को ऐसी चीजें दिखाएं जिसमें स्टीरियोटाइप चैलेंज हो रहा हो, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो, जेंडर
फ्लेक्सिबिलिटी हो कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 आपका। बहुत मजा आ रहा है आप लोग के साथ डिस्कशन में, ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे, 30 आउट ऑफ 30 नहीं रोक सकता कोई। बाकी बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट भी लगाते रहेंगे, कभी हिंदी की प्रैक्टिस, हिंदी पेडागोजी की, कभी इंग्लिश पेडागोजी की, कभी मैथ्स की, कभी ईवीएस की। इन मिडिल स्कूल, यानी मिडिल स्कूल मतलब कक्षा 6 से 8, 6th to 8th, और एज क्या होगी 11 से 14। ये चीजें दिमाग में रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी के अपने आप ही गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, ठीक है चलें आगे बढ़ें। देखिएगा, हाँ देखो, अब कोई भाई साहब कह रहे हैं आपकी दीदी शॉर्ट वाले कपड़े क्यों पहनती हैं। कमाल है, यही स्टीरियोटाइपिंग है, क्या करें इसका है? इसी की चर्चा कर रहे हैं, यही दर्द हमारे अंदर से जा नहीं रहा है। भाई चॉइस हो सकती है लोगों की अपनी, है। अकल्चरेशन अभी समझा था ना, तो अकल्चरेशन का पार्ट हो सकता है ना। देखिए एक बार, स्कूल में तो नहीं जा रही है ना वो कपड़े पहन के, पर्सनल लाइफ में पहन सकता है ना इंसान। और नॉर्मल कपड़े हैं यार, नॉर्मल टॉप को भी छोटे कपड़े बताते हो, हद करते हो यार, है। देखो माध्यमिक स्कूल, अब मैं नहीं पहनती हूँ या मैं जो काम नहीं करती हूँ, मैं ये कहूँ मेकअप करना बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, है ना। मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ तो मैं कहूँ सारे लोग खराब हैं। यही है हमारी बायसनेस या स्टीरियोटिपिकल मेंटेलिटी कि हम जो नहीं करते, हम जो करते वो हमें सही लगता है, बाकी अगर कोई अलग हमसे कुछ अलग करेगा तो हम कहेंगे अरे यार ये तो बेवकूफ है, ये तो गंदगी फैला रहा है ना। तो हम अपने अलावा भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो पाए थॉट में। 2 फरवरी पेपर 2, 2 फरवरी पेपर 2 देखिएगा क्या है। मिडिल स्कूल का बच्चा है, द रोल ऑफ फैमिली एज अ एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या है मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए। बिकम्स रिडंडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है आपसे, यानी अनावश्यक हो जाता है, परिवार की कोई भूमिका नहीं रहती जैसे ही बच्चा कक्षा 6 से 8 के बीच में जाएगा। डिक्रीजेज एज कंपेयर टू दी अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स थे 2 से 6 वर्ष की उम्र में जितना परिवार का रोल था उससे कम हो जाता है 11 से 14 वर्ष में। बात सही है कि गलत है? इंक्रीजेज एज कंपेयर टू दी अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, यानी अर्ली चाइल्डहुड से ज्यादा बच्चा परिवार में इन्वॉल्व हो जाता है। भैया अर्ली चाइल्डहुड में ज्यादातर बच्चे घर में रहते हैं, हद से हद थोड़े 1-2 घंटे के लिए प्ले स्कूल चले गए, गली में खेल लिया थोड़ा बहुत, है ना, अदरवाइज अपने घर में रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, हाँ चलिए दीक्षा बहुत बढ़िया, ये सब बातें होती रहनी चाहिए, है ना, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मतलब इनको पेपर छोड़ के पूरी दुनिया का ख्याल है। देखिए हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखिए पूजा कुमारी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, बुराई कपड़ों में नहीं है, इंसान की सोच में है ना। अब हम इस चर्चा पे अगर निकल गए लंबे तो क्वेश्चन रह जाएंगे। बिल्कुल, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। इंक्रीजेज एज कंपेयर टू दी अर्ली चाइल्डहुड, यानी ज्यादा परिवार में रहने लगता है। भैया बच्चा स्कूल जाने लगेगा 6 से 8 में, तो दोस्तों में खेलने लगता है, गैंग एज है ये तो। अगर नहीं, गैंग एज से तो और पहले की बात, तो गैंग तो निकल गई, मतलब अब तो और महा गैंग एज है, क्योंकि एडोलेसेंस में तो और ज्यादा पीयर ग्रुप का प्रभाव है। ठीक है ना। रिमेन्स एज इंपॉर्टेंट एज देन इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स, ऐसा नहीं है, परिवार की भूमिका जितनी अर्ली चाइल्डहुड में होती है उससे कम हो जाती है, पीयर्स की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है इस दौरान। तो हम कहेंगे रिडंडेंट हो जाता है परिवार, अनावश्यक हो जाता है, ये नहीं कहेंगे। डिक्रीजेज एज कंपेयर टू दी अर्ली चाइल्डहुड, यानी आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। जो महत्ता है किसकी बताओ एक बार, किसकी? परिवार की, क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों की ज्यादा सुनने लगता है, दोस्तों में ज्यादा समय रहता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो विनोद? हाँ नहीं, निशा मैम नहीं है। चलिए 2 फरवरी पेपर 2, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, और 5-6 क्वेश्चन से मजा आया आज के डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल्स सिंस, मतलब समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब क्या है? यानी समाज और संस्कृति ये निर्धारित करता है, जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं उसका प्रभाव होता है आपके जेंडर रोल्स पे। अमेरिका के जेंडर रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं महिलाओं और पुरुषों के लिए, भारत के अलग हो सकते हैं, अफगानिस्तान के अलग हो सकते हैं, सीरिया के अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जेंडर इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। भैया बायोलॉजिकल होता तो बायोलॉजी तो सभी दुनिया में फीमेल और फीमेल बायोलॉजिकली तो सेम ही हुए ना, उस तरह से अगर देखें तो ये तो सेंसिबल बात नहीं लग रही। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही बात है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड, यानी आनुवांशिक कारकों से तय होता है। भैया नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, नीदर बायोलॉजिकल नॉर सोशल। तो कहां चमत्कारिक है कुछ, ना तो समाज से आया, ना बायोलॉजी से आया, ना हेरिडिटी से, ना एनवायरमेंट से, तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है, है ना। तो
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 26 पर। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट्स एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कौन सी एक एजेंसी है या कौन सी एक संस्था है जो प्राइमरी एजेंसी के रूप में काम करती है बच्चों के लिए, फटाफट से बताइए। तो प्राइमरी एजेंट आपको पता है परिवार होता है, ढूंढ लो फटाफट से, कहीं तो होगा ही, फैमिली, लॉ और ये सब। बी ऑप्शन। इसी को मुश्किल बना देगा यदि फैमिली और नेबरहुड एक साथ लिखे हो, स्कूल और नेबरहुड एक साथ लिखे हो, मीडिया एंड नेबरहुड एक साथ लिखे हो। आपको पकड़ लेना है फैमिली और नेबरहुड को उस स्थिति में जहां स्कूल आ गया वो सेकेंडरी है, जहां मीडिया आ गया वो सेकेंडरी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होकर के चक्कर खाते हुए नजर आ जाएंगे आपको। डैश एंड डैश आर दी प्राइमरी एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 वर्ष में। देखिए 2 से 6 वर्ष में बच्चा जो है वो पेरेंट्स के पास काफी हद तक रहता है, भाई बहन के साथ ज्यादा रहता है, फिर उसके बाद टीचर्स का रोल बढ़ जाता है, फिर पीयर्स का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। पीयर्स मतलब जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ठीक है ना। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ, भैया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी नहीं हो सकता। नेबरहुड एंड सोशल पॉलिसीज प्राइमरी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों प्राइमरी पूछा है। प्रिंट मीडिया एंड स्कूल, प्रिंट मीडिया प्राइमरी नहीं होता, ना स्कूल होता है। तो फैमिली एंड नेबरहुड हो सकते हैं। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि परिवार और नेबरहुड कहीं भी चला जाता है। नेबरहुड बेचारा इसका अपना कोई अस्तित्व खास है नहीं। नेबरहुड आपके स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी बन जाएगा, और अगर फैमिली के साथ आ जाए तो ये प्राइमरी बन जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो आप बता दीजिए, मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। परिवार और आस पड़ोस जो है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में क्या हो गए? प्राइमरी एजेंट्स हैं। प्राइमरी एजेंट्स वैसे परिवार ही होता है, चाहे अवस्था कोई भी हो। देखिएगा उतने खराब क्वेश्चन घुमा करके नहीं पूछता जिसमें आप फंस पाए। फंस इसमें भी सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा जानने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट अ जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कौन सा लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है गर्ल्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन एकेडमिक्स एज बॉयज, यानी लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। तो ये तो दोनों में से किसी को कम दिखाई नहीं रहा, तो ये तो स्टीरियोटिपिकल नहीं है। गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, यानी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करती हैं, कोमल और भावुक होती हैं, वहीं लड़के बदतमीज होते हैं। ये तो स्टीरियोटिपिकल है बट अभी इसमें लड़कों की कोई बात नहीं है, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हैव कॉम्पिटेंसी टू डू वेल इन स्पोर्ट्स, हाँ दोनों लड़के और लड़कियां अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। डिपेंड करेगा किसका कितना इंटरेस्ट है, किसका कितना कैसा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फैक्टर्स जो हैं, लेकिन लड़का और लड़की होना फैक्टर नहीं होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा करने का आधार नहीं होगा। गर्ल्स कैन हैंडल बोथ एजुकेशन एंड फैमिली इन द सेम वे एज बॉयज डू, यानी लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। बताइएगा क्या कह रहे हैं आप लोग? बी ऑप्शन बिल्कुल। ये कह रहा है कि गर्ल्स आर ऑलवेज वेल बिहेव्ड, जेंटल एंड इमोशनल, लड़कियों को तो बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, कोई कुछ कहे तो चुप हो जाना चाहिए, लड़कियां उल्टे जवाब देती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, है ना, लड़कियां जीते हुए भी अच्छी नहीं लगती हैं कई लोगों को। तो ये क्या हुआ? ये हो गया स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, है ना। लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं भाई, वो भी वेल बिहेव्ड हो सकते हैं, ये तो क्वालिटीज है, कोई भी डेवलप कर सकता है। क्योंकि लड़कियों का सोशलाइजेशन हमने ऐसा करा दिया कि उनको दवा ही दो, तो फिर तो आपको ऐसी ही नजर आएंगी, अंदर से कुछ और भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, और 2-3 क्वेश्चन है फिर आप सोने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक, यानी लड़कियां संगीत में अच्छी होती हैं और लड़के जो हैं वो विज्ञान में अच्छे होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? इस स्टेटमेंट से मुझे स्टीरियोटाइपिंग की बू आ रही है, यानी स्मेल कर रहा है ये स्टेटमेंट। कैसा? स्टीरियोटिपिकल, ठीक है ना। जेंडर इक्विटी नहीं है कि जेंडर को ध्यान में रख करके जहां जैसी जरूरत हुई तो आपने वो काम कर दिया। पैरिटी भी नहीं है, पैरिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, इक्विटी भी पॉजिटिव वर्ड है एक, कि ये होना चाहिए, समता होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए, आप भेदभाव ना करें, ये पैरिटी है, ठीक। आइडेंटिटी होता है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेल या फीमेल के रूप में। स्टीरियोटिपिकल थॉट है ये कि लड़के साइंस पढ़ें और लड़कियां जो हैं वो म्यूजिक पढ़ें। और ये हमें यहाँ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करें कि आप एक ग्रुप बना रहे हो, आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है लैंग्वेज मुश्किल करने के लिए, कि जब आप म्यूजिक के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं, एक इंटर स्टेट या इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन है, तो आप लड़कियों को चूज करते हैं, और जब आपको स्पोर्ट्स या साइंस या मैथ्स के लिए कुछ एग्जीबिशन लगवानी है तो आप लड़कों को चूज करते हैं। मतलब आप स्टीरियोटिपिकल हो रहे हैं, रूढ़िबद्धता दर्शा रहे हैं, जो कि गलत है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर है 30th,
सेकंड लास्ट है शायद ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 बताइएगा, हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रिवेलेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी एक टीचर को, क्योंकि बच्चे समाज से ही आ रहे हैं, सबसे पहले समाजीकरण कहां से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं। परिवार किसका हिस्सा है, समाज का ही छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है। तो स्टीरियोटाइप क्योंकि समाज में चल रहे हैं, परिवार में भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, तो उस केस में वो स्टीरियोटाइप को धारण कर सकता है कि यार मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, या वॉटेवर। अब ये जो प्रिवेलेंट है इस तरह के स्टीरियोटाइप, इनको ठीक करने के लिए, इनके साथ डील करने के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जेंडर टिपिकल नहीं भाई, जेंडर नॉन टिपिकल, ठीक है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो कोई डील नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये बिल्कुल सही बात है। काउंटर करने के लिए स्टीरियोटाइप को आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं लड़कियों के जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, या लड़कों के जो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनको महिलाओं के लिए बताया जाता है। तो प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, जी नहीं। अवॉइड भी नहीं कर सकते डिस्कशन, तो बी ऑप्शन ही सही है। ये हम कर चुके हैं किसी एक सेशन में, मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के सामाजिकरण के बारे में कौन सी बात सही है। तो स्कूल प्राइमरी होता है, कब से होने लग गया स्कूल प्राइमरी एजेंट, स्कूल सेकेंडरी एजेंट होता है। फैमिली प्राइमरी होती है, ये तो सही लग रहा है। पीयर ग्रुप यानी आपके साथी समूह, आपके दोस्त, आपके एजमेट्स, आपके क्लासमेट्स प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं सरकार, ठीक। प्रिंट मीडिया प्राइमरी होता है, जी नहीं। एकमात्र सही उत्तर है बी ऑप्शन, जो कि आपने मुझे लगता है दे ही दिया है 90% लोगों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 या 32 या 32वां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है आज के लिए, ठीक है ना। जेंडर इज व्हाट। जेंडर क्या है या लिंग क्या है। शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित एक अवधारणा है जिसको जेंडर कहते हैं। सही है या गलत है, सही लग रही है बात तो हमें। टोटली डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी, यानी सिर्फ आनुवांशिकता से या वंशागत कारकों से निर्धारित होने वाली एक संरचना है, समाज का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाओ, वंडरफुल। फिर आते हैं प्री डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन सेम बात कि इसको तो जीन्स ही या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ही निर्धारित कर रहे हैं। एन इनेट क्वालिटी, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है, समाज के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना है। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, ये बोलना भी हम समाज से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, जो लिंग की एक संरचना है या भूमिका है या कॉन्सेप्ट है, वो समाज द्वारा निर्मित संरचनाओं में से एक है, जैसा समाज ने उसको बनाया है या दिखाया है। तो शेप किया जाता है जेंडर को। जबकि यहां अगर सेक्स लिखा होता तो हम कह देते हैं ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उसमें भी हम सिर्फ हेरिडिटी नहीं कहेंगे। अगर ऑप्शन ही ना हो किसी और चीज का, तब आप कह सकते हैं। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट